नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास 5 ऐसी खबरें हैं जो पहली नज़र में बिल्कुल अलग लगती हैं। मंगल पर भारत के नाम, चुनाव सुधारों पर एक बड़ी बहस, इतिहास का एक भूला हुआ पन्ना, खेती की नई तकनीक और नौसेना का एक नया जहाज। लेकिन इन सब को एक धागा जोड़ता है। ये सारी कहानियां इस बारे में हैं कि भारत अपनी पहचान और अपने नियम दोनों को एक नए सिरे से गढ़ रहा है, चाहे वो अंतरिक्ष में हो, अपने संविधान में या फिर अपने समुद्र तटों पर। तो चलिए इस जटिल तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं, खासकर सिविल सेवा परीक्षा के नजरिए से। शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जो सचमुच इस दुनिया से बाहर की है। ऐसा लगता है कि अब मंगल ग्रह पर भी केरल का एक छोटा सा कोना बस गया है। वहां के कुछ जाने माने स्थानों के नाम पर क्रेटर्स मतलब गड्ढों के नाम रखे गए हैं। हाँ, और ये कोई अनौपचारिक नाम नहीं है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU ने बाकायदा मंजूरी दी है। यही वो वैश्विक संस्था है जो तय करती है कि चांद, मंगल या किसी भी खगोलीय पिंड पर किसी चीज का नाम क्या होगा। अच्छा। और जिन 3 जगहों को ये सम्मान मिला है वो है वर्कला, थुम्बा और त्रिभुवन। ये तीनों ही केरल से हैं। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहा हो तो उनके लिए यहाँ से क्या मुख्य बातें निकलती हैं? मतलब IAU के अलावा क्या नाम रखने का कोई खास नियम भी होता है? बिल्कुल, और ये नियम काफी दिलचस्प है। नियम ये है कि 50 किलोमीटर से बड़े क्रेटर का नाम किसी प्रसिद्ध वैज्ञानिक के नाम पर रखा जाता है। हम्म। जैसे मंगल पर पहले से ही एक कृष्णन क्रेटर है, हम्म। जो भारतीय भूविज्ञानी MS कृष्णन के नाम पर है। हम्म। लेकिन जो छोटे क्रेटर्स होते हैं उनका नाम दुनिया भर के उन छोटे कस्बों या गांवों के नाम पर रखा जाता है जिनकी आबादी 1 लाख से कम हो। वर्कला, थुम्बा और त्रिभुवन वो इसी श्रेणी में आते हैं। समझ गया। लेकिन मेंस के नजरिए से देखें तो क्या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक सम्मान है, या मंगल पर थुम्बा नाम के गड्ढे का इसरो या भारत के लिए कोई वास्तविक ठोस फायदा भी है? यह एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये सिर्फ प्रतीकवाद से कहीं ज्यादा है। ये भारत की सॉफ्ट पावर और क्या कहते हैं, वैज्ञानिक कूटनीति का एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा। जब आप मंगल के नक्शे पर थुम्बा का नाम अंकित करते हैं, वो जगह जहां से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, तो आप पूरी दुनिया को एक कहानी सुना रहे हैं। आप बता रहे हैं कि भारत अब सिर्फ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोक्ता नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण भागीदार और अन्वेषक है। सही बात है। यह वैश्विक मंच पर भारत की वैज्ञानिक विरासत को स्थापित करता है। यह दुनिया भर के युवा वैज्ञानिकों को प्रेरणा देता है और भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशनों में भारत की भागीदारी के लिए एक सकारात्मक माहौल बनाता है। तो हाँ, इसका एक ठोस दीर्घकालिक रणनीतिक महत्व है। मतलब ये नाम अंतरिक्ष के नक्शे पर भारत की एक स्थायी मोहर की तरह है। तो देखिए, एक तरफ भारत अंतरिक्ष में अपनी छाप छोड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ धरती पर इस बात को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि देश को चलाया कैसे जाए। और यहीं पर एक राष्ट्र एक चुनाव का विवादास्पद विचार सामने आता है। और ये बहस हाल ही में और तेज हो गई है, क्योंकि जस्टिस तिवारी की अध्यक्षता वाले विधि आयोग पैनल ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है। उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है जो सीधे सीधे संविधान की आत्मा से जुड़ा है। और वो दावा क्या है? मुझे लगता है ये प्रीलिम्स के लिए एक सीधा सवाल बन सकता है। दावा ये है कि एक साथ चुनाव कराने के लिए जो भी संवैधानिक संशोधन करने पड़ेंगे, उनसे संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं होगा। ये एक बहुत भारी भरकम बयान है और इसके गहरे मायने हैं। ठीक है, मूल ढांचा, ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं, खासकर केशवानंद भारती मामले के संदर्भ में। लेकिन अगर विधि आयोग कहता है कि इससे कोई उल्लंघन नहीं होगा, तो फिर विवाद क्या है? आलोचक किस बात को लेकर चिंतित हैं? यहीं पर मेंस के लिए विश्लेषण की गुंजाइश बनती है। देखिए, मूल ढांचा का सिद्धांत कहता है कि संसद के पास संविधान बदलने की असीमित शक्ति नहीं है। वो लोकतंत्र, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता या शक्तियों के पृथक्करण जैसे जो बुनियादी स्तंभ हैं, उनको नहीं गिरा सकती। विधि आयोग का कहना है कि एक साथ चुनाव कराने से ये स्तंभ नहीं हिलेंगे, लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये संघवाद की जड़ों पर सीधा प्रहार है। वो कैसे? क्या आप इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। मान लीजिए केंद्र में सरकार गिर जाती है और लोकसभा भंग हो जाती है। एक राष्ट्र एक चुनाव के सिद्धांत के तहत
देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए आपको उन राज्यों की विधानसभाओं को भी समय से पहले भंग करना पड़ सकता है, जहां सरकारें बिल्कुल स्थिर हैं और अपना कार्यकाल पूरा कर सकती हैं। बिल्कुल। आलोचकों का तर्क है कि ये राज्यों के अधिकारों का हनन है और ये भारतीय संघवाद के विचार के खिलाफ है, जहां राज्य सरकारों का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। अच्छा। तो असली सवाल ये है कि क्या प्रशासनिक सुविधा और खर्च बचाने के नाम पर हम संघवाद के सिद्धांत के साथ समझौता कर सकते हैं? विधि आयोग की रिपोर्ट इसी संवैधानिक बहस के केंद्र में है। यानी ये सिर्फ एक कानूनी राय नहीं है, बल्कि इसने भारतीय लोकतंत्र और संघवाद की कार्यप्रणाली पर एक मौलिक बहस छेड़ दी है। चलिए, संघवाद और राज्यों के अधिकारों की इस बहस से अब हम इतिहास के कैसे अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां पहचान और संसाधनों पर अधिकार को लेकर हुआ संघर्ष एक भयानक त्रासदी में बदल गया था। असम सरकार ने हाल ही में 1983 के नीली नरसंहार पर एक जांच आयोग की रिपोर्ट सदन में पेश की है। हाँ, और इस रिपोर्ट के सामने आने से 40 साल पुरानी घटना फिर से सार्वजनिक चर्चा के केंद्र में आ गई है। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास कभी मरता नहीं, बस सतह के नीचे दबा रहता है। अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो प्रीलिम्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या होगा? नल्ली नरसंहार किस बड़ी घटना का हिस्सा था? सबसे सीधा और महत्वपूर्ण तथ्य है इसकी पृष्ठभूमि। ये नरसंहार 18 फरवरी 1983 को असम आंदोलन यानी 1979-1985 के दौरान हुआ था। अच्छा। ये आंदोलन अवैध अप्रवासियों के खिलाफ था, जिसका नेतृत्व ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी AASU कर रहा था। ये एक तारीख और एक संगठन का नाम है जो सीधे तौर पर पूछा जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक तारीख की बात तो नहीं है। मुझे जो बात परेशान कर रही है वो ये कि ये रिपोर्ट लगभग 40 साल बाद क्यों पेश की गई है। इतने लंबे समय के बाद इसे सामने लाने का क्या मतलब है? क्या इसका कोई राजनीतिक संदर्भ है जिसे एक उम्मीदवार को समझना चाहिए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये आपको एक सामान्य उम्मीदवार से अलग करता है। देखिए, इस घटना को सिर्फ इतिहास के तौर पर देखना अधूरा होगा। मेंस के लिए आपको इसके वर्तमान संदर्भ को समझना होगा। असम और पूरे उत्तर पूर्व में नागरिकता, अप्रवासन और भूमि अधिकार के मुद्दे आज भी उतने ही संवेदनशील हैं जितने 80 के दशक में थे। NRC और CAA पर हुई हालिया बहसों ने इन पुरानी चिंताओं को फिर से हवा दी है। हाँ, सही बात है। इस रिपोर्ट का अब सामने आना हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये न्याय की दिशा में एक कदम है या फिर वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में पहचान और नागरिकता की बहस को प्रभावित करने का एक जरिया है। एक विश्लेषक के तौर पर आपको दोनों संभावनाओं पर विचार करना होगा। ये घटना दिखाती है कि कैसे दशकों पुराने सामाजिक आर्थिक तनाव जब राजनीतिक रूप ले लेते हैं तो उनके परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते हैं। ये आज भी भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। मतलब ये सिर्फ अतीत का विश्लेषण नहीं, बल्कि वर्तमान को समझने की एक कुंजी भी है। पहचान और संसाधनों का यह संघर्ष हमें सीधे आज के अगले विषय पर ले जाता है, जहां हम संसाधनों, खासकर खाद्य संसाधनों को बढ़ाने के लिए प्रकृति के सबसे बुनियादी कोड यानी DNA के साथ काम कर रहे हैं। मैं GM और जीनोम एडिटेड फसलों की बात कर रहा हूं। ये दोनों शब्द अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है ना? बिल्कुल, और ये अंतर समझना परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है। इसे एक आसान एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए कि पौधे का DNA एक बहुत बड़ी किताब है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल बनाने का मतलब है कि आप किसी दूसरी किताब से, जैसे किसी बैक्टीरिया से, एक पूरा पन्ना फाड़कर इस किताब में जोड़ रहे हैं। अच्छा। ये एक बाहरी चीज है, एक विदेशी DNA। वहीं जीनोम एडिटिंग का मतलब है कि आप उसी किताब के अंदर किसी एक शब्द की स्पेलिंग ठीक कर रहे हैं या एक लाइन को बदल रहे हैं बिना कोई बाहरी पन्ना जोड़े। ये बहुत ही सूक्ष्म और सटीक बदलाव है। ये तो बहुत ही शानदार तरीके से समझाया आपने। एक में बाहरी पन्ना जोड़ना, दूसरे में उसी किताब में स्पेलिंग ठीक करना, ये हमेशा याद रहेगा। लेकिन हाल ही में सरकार ने जीनोम एडिटेड फसलों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कुछ श्रेणियों को सख्त जांच से छूट दे दी है। ऐसा क्यों? हाँ, पर्यावरण मंत्रालय ने जीनोम एडिटेड पौधों की 2 श्रेणियों SDN1 और SDN2 को जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति यानी GEAC की लंबी और सख्त बायोसेफ्टी जांच प्रक्रिया से छूट दे दी है। सरकार का तर्क ये है कि चूंकि इन तकनीकों में कोई बाहरी DNA नहीं डाला जाता और ये ऐसे बदलाव करते हैं जो प्राकृतिक रूप से भी हो सकते हैं,
इसलिए इन्हें पारंपरिक जीएम फसलों की तरह विनियमित करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो किसानों और वैज्ञानिकों के लिए अच्छी खबर होनी चाहिए। इससे नई और बेहतर फसलें जल्दी आ सकती हैं। लेकिन क्या हम नवाचार की जल्दी में सुरक्षा से समझौता कर रहे हैं? मेंस के पेपर में अक्सर नवाचार बनाम विनियमन पर सवाल आते हैं। इस मामले में क्या नैतिक दुविधाएं हैं? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इस मुद्दे का दिल है। एक तरफ इस छूट से भारत में कृषि प्रौद्योगिकी को पंख लग सकते हैं। हम ऐसी फसलें बना सकते हैं जो सूखा झेल सकें, जिनमें पोषण ज्यादा हो और जो जलवायु परिवर्तन का सामना कर सकें। बिल्कुल, यह खाद्य सुरक्षा के लिए एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू है जैव सुरक्षा। कुछ पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों का तर्क है कि डीएनए में कोई भी बदलाव, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, अनपेक्षित परिणाम दे सकता है। जैसे कि हो सकता है कि इससे कोई नया एलर्जन बन जाए या यह पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ दे। जीएईसी की भूमिका इसी जोखिम का आकलन करना है। तो सवाल ये है कि क्या हमने पर्याप्त शोध के बिना ही सुरक्षा जांच को दरकिनार कर दिया है? एक अच्छा मेंस उत्तर इन दोनों पक्षों, नवाचार की क्षमता और विनियमन की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाकर ही लिखा जा सकता है। तो ये मामला सिर्फ तकनीक का नहीं, बल्कि नीति, नैतिकता और भारत की खाद्य सुरक्षा के भविष्य का भी है। और जिस तरह हम अपनी खाद्य सुरक्षा को तकनीक से मजबूत कर रहे हैं, ठीक उसी तरह हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को भी स्वदेशी तकनीक से मजबूत कर रहे हैं। और इसका ताज़ा उदाहरण है भारतीय नौसेना में आईएनएस माहे का शामिल होना। जी हाँ, आईएनएस माहे को हाल ही में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड यानी सीएसएल में कमीशन किया गया है और ये कई मायनों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगर हम प्रीलिम्स के नजरिए से देखें तो इस जहाज के बारे में कौन सी 3 तथ्य सबसे जरूरी हैं? पहला, ये एक ASWSC है, यानी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। इसके नाम में ही इसका काम छिपा है। शैलो वाटरक्राफ्ट। दूसरा, ये इस प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे 8 जहाजों में से पहला है जिसे नौसेना को सौंपा गया है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, इसे पूरी तरह से कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया है, जो आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा उदाहरण है। ठीक है, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, ये बातें तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन मैं इसके रणनीतिक महत्व को समझना चाहता हूँ। हम हमेशा बड़े बड़े विमानवाहक पोतों और परमाणु पनडुब्बियों की बात करते हैं। उनकी तुलना में ये शैलो वाटरक्राफ्ट यानी उथले पानी का जहाज इतना खास क्यों है? ये हमारी नौसेना की क्षमता में कौन सा नया आयाम जोड़ता है? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, भारत की नौसेना की रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा है। हम सिर्फ ब्लू वाटर नेवी, मतलब गहरे समुद्र में संचालन करने वाली ताकत नहीं बने रहना चाहते। हमें अपनी लंबी तटरेखा यानी लिटोरल क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी है। 26/11 जैसे हमले हमें याद दिलाते हैं कि खतरा हमेशा गहरे समुद्र से नहीं आता, बल्कि हमारी अपनी तटरेखा के पास से भी आ सकता है। तो आप कह रहे हैं कि आईएनएस माहे इसी कमी को पूरा करता है? बिल्कुल। आईएनएस माहे जैसे जहाज विशेष रूप से तटीय और उथले पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अच्छा, ये उन जगहों पर काम कर सकते हैं जहां हमारे बड़े युद्धपोत नहीं जा सकते। ये हमारी नौसेना को एक लेयर्ड डिफेंस या कहिए बहुस्तरीय सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब गहरे समुद्र में हमारे बड़े जहाज और तटीय इलाकों के पास आईएनएस माहे जैसे विशेषज्ञ जहाज। बिल्कुल। हिंद महासागर में खासकर चीन की बढ़ती पनडुब्बी गतिविधियों को देखते हुए ये क्षमता अब अच्छी नहीं बल्कि जरूरी हो गई है। ये सिर्फ एक जहाज का शामिल होना नहीं है, यह हमारी समुद्री सुरक्षा रणनीति में एक महत्वपूर्ण अंतर को भरना है। तो आज हमने मंगल पर भारत के नाम से लेकर भारतीय तटों की सुरक्षा तक और संविधान की व्याख्या से लेकर डीएनए में बदलाव तक की यात्रा की। ये स्पष्ट है कि हर खबर के 2 पहलू होते हैं, एक जो तथ्यों पर आधारित है और दूसरा जो उसके गहरे विश्लेषण और निहितार्थों पर। और इन सभी विषयों में, जैसे आपने शुरू में कहा था, एक साझा सूत्र है। ये सूत्र है भारत के आत्मविश्वास का। चाहे वो अंतरिक्ष में अपनी वैज्ञानिक क्षमता का प्रदर्शन हो, अपने चुनावी सिस्टम पर पुनर्विचार करने का साहस हो, इतिहास की गलतियों से सीखने की कोशिश हो, भविष्य की चुनौतियों के लिए नई तकनीक अपनाने का जोखिम हो, या फिर अपनी सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनने का संकल्प हो। ये सभी एक ऐसे भारत की तस्वीर पेश करते हैं जो अब दुनिया के बनाए नियमों पर चलने के बजाय अपने नियम खुद गढ़ना चाहता है। और शायद यही आज का सबसे बड़ा विचार है। हमने आज जिन बदलावों की बात की, चुनाव में, कृषि में, रक्षा में,
ये सब एक बड़े मंथन का हिस्सा है। तो हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि जब कोई देश इतने सारे मोर्चों पर एक साथ खुद को फिर से परिभाषित करने की कोशिश कर रहा हो, तो उसे किन मूल सिद्धांतों को कभी नहीं बदलना चाहिए? वो कौन सी लकीर है जिसे इस बदलाव की प्रक्रिया में कभी पार नहीं किया जाना चाहिए? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।